नमस्कार, मैं मनु पवार। हिमालयन टॉक्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कुछ समय से नोटिस कर रहा हूं कि जब भी मैं उत्तराखंड पर कोई पॉलिटिकल वीडियो बनाता हूं या किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर किसी गेस्ट से चर्चा करता हूं तो बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में अब की बार यूकेडी सरकार टाइप कमेंट करने लगते हैं। क्षेत्रीय दल यूकेडी को सपोर्ट करने की अपीलें आने लगती हैं। सोशल मीडिया पर यूकेडी के लिए प्यार उमड़ने लगता है। खासकर पिछले कुछ समय से जब से हमारे उत्तराखंड में क्षेत्रीय अस्मिताओं के मुद्दों ने सिर उठाया है, उनको लेकर गोलबंदी शुरू हुई है। यूकेडी को लेकर एक अलग सेंटिमेंट साफ साफ नजर आता है। यह जानते हुए भी कि यूकेडी की अपनी समस्याएं कितनी विकट हैं, इस समय उसकी स्थिति क्या है, उसके पास लीडरशिप की बड़ी क्राइसिस है, कोई चेहरा नहीं है, संगठन का बुरा हाल है, कार्यकर्ता भी गिनती के ही हैं, उसके पास संसाधनों का भी टोटा है, यूकेडी लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो यूकेडी की इस सोशल मीडिया वाली जन्नत की हकीकत को सामने ला देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर विस्तार से एक वीडियो बनाया जाए कि क्या वाकई उत्तराखंड क्रांति दल में बीजेपी या कांग्रेस का विकल्प बनने का दमखम है। क्या वो 44% वोट शेयर वाली पार्टी बीजेपी और 38% वोट लाने वाली कांग्रेस के आगे कहीं ठहरती है? क्या उसमें ऐसा मादा है कि बीजेपी कांग्रेस के पहाड़ी वोटर या समर्थक अपनी अपनी पार्टियों से परे जाकर यूकेडी को सिर माथे पर बैठा लें? इस वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो एनालिसिस डेटा के जरिए मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आंखें खोल देने वाला है। लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यूकेडी उत्तराखंड के वोटरों का भरोसा क्यों नहीं जीत पाई है। क्यों चुनाव में लोग यूकेडी को वोट नहीं देते हैं? सवाल यह भी है कि क्या पहाड़ के हितों के लिए यूकेडी में नई जान फूंकी जा सकती है? आखिर पहाड़ के लिए उत्तराखंड क्रांति दल क्यों जरूरी है? इन सब सवालों पर बात इस वीडियो में। दोस्तों, पहले आंकड़ों के जरिए यह समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल हकीकत की जमीन पर कहां खड़ा है। यह समझने के लिए जरूरी है कि हम चुनाव दर चुनाव यूकेडी के ग्राफ को देखें, जो कि लगातार गिरता जा रहा है। उत्तराखंड के पहले चुनाव यानी साल 2002 के चुनाव से शुरू करते हैं। साल 2002 में यूकेडी को 4 सीटें मिली थीं, उसे वोट मिले थे 5.5% और एक सीट पर यूकेडी दूसरे नंबर पर रही। अगले चुनाव यानी 2007 में उसके 3 विधायक जीते, वोट मिले 3.7% और 3 सीटों पर यूकेडी दूसरे नंबर पर रही। साल 2012 के चुनाव में यूकेडी सिर्फ एक सीट ही जीत पाई, तब उसका वोट परसेंटेज घटकर 1.93% रह गया और एक सीट पर यूकेडी दूसरे नंबर पर रही। साल 2017 का चुनाव यूकेडी के लिए डिजास्टर साबित हुआ, तब उसे कोई सीट नहीं मिली और वोट भी घटकर 0.7% रह गया। यूकेडी से ज्यादा वोट तब नोटा को पड़े थे, नोटा को तब 1% वोट मिले थे। पिछले चुनाव यानी साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यूकेडी की दुर्गति जारी रही, कोई सीट नहीं मिली उसे और वोट मिले 1.1%। और इनमें भी दिवाकर भट्ट देवप्रयाग से 31% वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे और द्वाराहाट में पुष्पेश त्रिपाठी 20% वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। 2022 के चुनाव में यूकेडी 70 में से 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों यानी देवप्रयाग और द्वाराहाट में ही वो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। बाकी सीटों पर यूकेडी का बहुत बुरा हाल रहा। राज्य बनने के सिर्फ शुरुआती 5-7 साल तक ही यूकेडी के पास कुछ वोट रहा, लेकिन 2007 के बाद पार्टी का ढलान शुरू हुआ और पार्टी चुनाव दर चुनाव गर्त में जाने लगी। अब सवाल यह आता है कि यूकेडी की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? वो हर चुनाव में अपना आधार, अपनी सीटें क्यों खोती जा रही है? इसकी चर्चा भी करूंगा। पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के लिए और खासकर पहाड़ के लिए यूकेडी क्यों जरूरी है। दरअसल यूकेडी इकलौती पार्टी है जिसकी उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही, बल्कि उसका तो गठन ही अलग राज्य के निर्माण के लिए हुआ था। यूकेडी उत्तराखंड की इकलौती क्षेत्रीय पार्टी है जिसके साथ पब्लिक के सेंटिमेंट अभी भी जुड़े हुए हैं। 2007 के चुनाव में तो उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी
यूकेडी समर्थन में कुछ मंचीय प्रस्तुतियां दी थी, जबकि वो पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। यूकेडी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसके नेता और उसके मुद्दे दूसरी पार्टियों की तरह दिल्ली से तय नहीं होंगे। उसके पास पहाड़ के मुद्दे होंगे। वो हाईकमान की जवाबदेही से भी मुक्त होगी। ये बात आप सब लोग जान ही चुके हैं कि उत्तराखंड में जो जमीनों की खरीद से जुड़ी पाबंदियां हटाई गई या जो मूल निवास की हैसियत गिराकर सबको स्थायी निवासी बना दिया गया, वो सब बाहरी दबाव में लिए गए फैसले थे। दूसरी बात, अगर बीजेपी या कांग्रेस जैसी मेनस्ट्रीम पार्टियों का कोई नेता पहाड़ के हित में या यहां के मूल निवासियों के हित में अगर गलती से भी कभी सख्त कानून बनाने की बात करेगा, तो खुद उनकी पार्टी के भीतर ही बवाल मच जाएगा, पूरे देश में इश्यू बन जाएगा। क्योंकि नेशनल पार्टियों को पूरे देश में पॉलिटिक्स करनी होती है, उनको दूसरे राज्यों में भी जवाब देना होता है। लेकिन यूकेडी इन बंधनों से मुक्त है। उससे अपेक्षा है कि क्योंकि वो उत्तराखंड की अपनी पार्टी है, इसलिए वो पहाड़ की जन आकांक्षाओं को, यहां के सवालों को तेवर और सुर देगी। लेकिन क्या ऐसा अब संभव है? क्या यूकेडी में वाकई इतनी कुव्वत है कि वो क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं का सबसे मुखर प्लेटफॉर्म बन सकती है? ऐसे समय में जबकि उत्तराखंड में लोग बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से और उनके तौर तरीकों से तंग आ चुके हैं। हालांकि चुनावी नतीजों में तो ऐसा झलकता नहीं है। लोग कितने भी नाराज बताए जाते हों, लेकिन चुनावी मौसम में घूम फिरकर फिर बीजेपी और कांग्रेस को ही वोट डालाते हैं। ऐसा नहीं होता तो इन 26 साल में उत्तराखंड में 16 साल बीजेपी और 10 साल कांग्रेस राज न कर चुके होते। इसीलिए असल सवाल तो यह है कि क्या यूकेडी इस स्थिति में है कि वो बीजेपी कांग्रेस से इतर कोई मजबूत विकल्प दे पाए? मुझे लगता है कि ऐसा सोचना भी अभी बहुत दूर की कौड़ी है। इसकी मोटी मोटी वजहें ये समझ में आती हैं। जैसे अभी यूकेडी के पास सबसे बड़ा संकट लीडरशिप का अभाव है। एक आध लीडर की सोशल मीडिया वाली प्रेजेंस को अपवाद माने तो यूकेडी के नेताओं को लोग पहचानते ही नहीं है। यूकेडी के पास संगठन भी बेहद कमजोर स्थिति में है। जमीनी कार्यकर्ताओं की भारी कमी है। पार्टी अपनी धार खो चुकी है और चुनाव दर चुनाव खिसकता जनाधार भी उसके लिए चिंता की बात है। यूकेडी के पास कोई गंभीर और प्रभावी नेतृत्व तो फिलहाल नहीं है, वरना एक दौर में यूकेडी के पास काशी सिंह ऐरी, इंद्रमणि बडूनी, विपिन त्रिपाठी, दिवाकर भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह पंवार, नारायण सिंह जंतवाल जैसे कितने ही धाकड़ नेता हुआ करते थे। इन नेताओं की एक दौर में क्रेडिबिलिटी भी हुआ करती थी। वो आंदोलन से निकले हुए नेता थे, पहाड़ की समझ थी, मुद्दों की समझ थी। लेकिन न जाने क्यों यूकेडी में सेकंड लाइन की वैसी लीडरशिप तैयारी नहीं हो पाई। अब दिवाकर भट्ट भी चले गए हैं। पुष्पेश त्रिपाठी में बहुत संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन न जाने क्यों उनको क्या हो गया है। नेतृत्व का संकट और चेहरा न होना भी शायद एक वजह है कि यूकेडी को लेकर वोटरों में भरोसा नहीं जग पा रहा है। इधर कुछ समय से यूकेडी का झंडा उठाए और पहाड़ी टोपी पहने कुछ नए लड़के बहुत उत्साह में दिख रहे हैं। अभी गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान उन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट करके सबका ध्यान भी खींचा। लेकिन एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि क्योंकि अभी यूकेडी कमजोर राजनीतिक धरातल पर है, तो कहीं ये ना हो कि कुछ ताकतवर लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए यूकेडी को हाईजैक कर लें। बहरहाल अभी तो यूकेडी के सामने पाताल लोग जाते अपने जनाधार को थामना और उसे ऊपर उठाना सबसे बड़ा चैलेंज है। चुनाव दर चुनाव लगातार गिरते ग्राफ और धंसते राजनीतिक अस्तित्व का आलम यह है कि पार्टी ने 2002 में पहले विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर जीत हासिल की थी, तो 2007 में वो घटकर 3 सीट पर सिमट गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में यूकेडी महज 1 सीट की पार्टी बनकर रह गई या 2017 में 0 हो गई, 2022 में भी 0 हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड की अपनी पार्टी यूकेडी अपने ही राज्य में 0 कैसे हो गई? लोग उसे वोट क्यों नहीं दे रहे हैं? इसकी बहुत सी वजहों में से एक प्रमुख वजह यह भी है कि यूकेडी ज्यादातर अपनी वजहों से ही बर्बाद हुई है और फिर रही सही कसर बीजेपी और कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टियों ने पूरी कर दी। यूकेडी से गलती यह भी हुई है कि अपने राजनीतिक फैसलों में उसने मैच्योरिटी नहीं दिखाई। जैसे एक बार वो राज्य में बीजेपी की सरकार में शामिल हुई तो एक बार कांग्रेस की सरकार में शामिल हो गई। मतलब यूकेडी जिन नेशनल पार्टियों को कोसती रही है, सत्ता के लिए वो बारी बारी से उन दोनों की गोद में बैठ गई। तो फिर लोग यूकेडी पर विश्वास कैसे करते?
लोगों को लगा कि जब यूकेडी वालों को देर सवेर बीजेपी और कांग्रेस की ही गाड़ी में सवार हो जाना है तो फिर उन्हें चुने ही क्यों भैया। यूकेडी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि दिवंगत दिवाकर भट्ट जैसे नेता अगर यूकेडी के स्टार थे तो इनकी वजह से यूकेडी को बहुत नुकसान भी हुआ। दिवाकर भट्ट 2007 में देवप्रयाग सीट से किसी तरह चुनाव जीते तो जीतने के बाद सत्ता की गोद में बैठ गए, बीजेपी की बीसी खंडूड़ी सरकार में मंत्री बन गए। फिर पार्टी का क्या हाल हुआ वो सबने देखा। हालांकि बाद में जनता ने दिवाकर भट्ट को भी सबक सिखा दिया और उसके बाद वो जीत ही नहीं पाए चुनाव। साल 2002 में हुए पहले चुनाव के बाद भी यूकेडी लगातार अपने तेवर बरकरार रखती, संगठन पर ध्यान देती, उसका विस्तार करती, मुद्दों को गंभीरता से उठाती रहती, सड़कों पर दिखती तो मुमकिन था कि आगे के चुनाव में कुछ बेहतर परफॉर्म करती। लेकिन 2007 में दिवाकर भट्ट के सरकार की गोद में बैठ जाने के बाद से यूकेडी का बेड़ा गर्क होने लगा। लोगों को लगा कि यह उनके जनादेश के प्रति विश्वासघात है, धोखा है। दूसरी बात यह है कि यूकेडी के नेताओं की गुटबाजी ने भी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2007 में यूकेडी ने बीजेपी को समर्थन दिया और यूकेडी कोटे से दिवाकर भट्ट कैबिनेट मंत्री बने। 2012 के चुनाव में भी यूकेडी के इकलौते विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की विजय बहुगुणा सरकार में यूकेडी के कोटे से वो मंत्री बन गए। खास बात यह रही कि यूकेडी का जो भी विधायक दूसरों की सरकार में मंत्री बना उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। दिवाकर भट्ट को 2012 में पार्टी से निकाला गया और उसके बाद प्रीतम सिंह पंवार को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उस दौरान यूकेडी दो फाड़ हो गई, दो अलग गुट बन गए थे उस पार्टी के। अगर आप पहले बीजेपी और फिर कांग्रेस की सरकार में शामिल हो गए थे तो उसकी आपके पास पर्याप्त वजहें होनी चाहिए थी, कुछ ठोस लॉजिक होने चाहिए थे। आप सत्ता में भागीदार बन ही गए थे तो पावर में रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे पहाड़ के बहुत जरूरी सवालों पर बड़े फैसले करवाते, उसका क्रेडिट खुद लेते, यूकेडी को मजबूत करने का काम करते, उससे लोगों को जोड़ते, उसका विस्तार करते, उसे ताकतवर बनाते। लेकिन सरकार का हिस्सा बने यूकेडी के दोनों नेताओं ने सिर्फ अपना फायदा देखा, पार्टी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नेता मौज करता रहा पावर में और पार्टी गर्त में जाती रही। यूकेडी के फैसलों में राजनीतिक अपरिपक्वता की जो बात मैं कर रहा हूं उसकी एक और बड़ी मिसाल है और वो है साल 1996 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला। मैं तो 1996 के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को यूकेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानता हूं। उस चुनाव को एक पत्रकार के तौर पर मैंने कवर किया था। वो चुनाव 1994 में उत्तराखंड के विराट जन आंदोलन के बाद पहला लोकसभा चुनाव था। अगर उस चुनाव का बायकॉट का ऐलान न करके यूकेडी उसमें भागीदारी करती, अपने कैंडिडेट उतारती तो आज की तस्वीर कुछ और होती। तब उत्तराखंड आंदोलन की वजह से उसके नेता इंद्रमणि बडोनी हुए, काशी सिंह ऐरी हुए, दिवाकर भट्ट हुए, ऐसे तमाम जो नेता थे उनके प्रति सम्मान का भाव था और यूकेडी को लेकर एक राजनीतिक आस्था साफ साफ दिखती थी। लेकिन यूकेडी उस बड़े मौके का राजनीतिक फायदा उठा ही नहीं पाई। लोकसभा चुनाव के बायकॉट के ऐलान के बावजूद चुनाव हुए, भले ही वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन चला गया था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार ही चुनाव जीत गए क्योंकि वो चुनाव में उतरे थे। यूकेडी वालों ने बायकॉट किया था तो वो नतीजों के बाद ठगे से रह गए, उन्होंने विकल्प ही नहीं दिया। उस चुनाव से उत्तराखंड आंदोलन भी कमजोर पड़ा, पूरा मोमेंटम बिखर गया था उस चुनाव के बाद। यूकेडी वालों ने बीज बोया, फसल तैयार की और जब फसल काटने की बारी आई तो खुद चुनाव का बायकॉट करके भाई लोगों ने पूरा खेत नेशनल पार्टी वालों के लिए चर करने के लिए खुला छोड़ दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। यूकेडी की उस राजनीतिक भूल की मैं इसलिए भी याद दिला रहा हूं ताकि आज यूकेडी के प्रति सद्भावना रखने वाले लोगों या उससे जुड़े लोगों को यह याद रहे कि यूकेडी के नेताओं से अतीत में गलतियां कहां कहां हुई हैं और उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ा है। कई लोगों को लगता है कि यूकेडी के पास संसाधनों का भी टोटा है, इसलिए वो लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। लेकिन भैया हमें नहीं भूलना चाहिए कि जनता के मसलों के लिए लड़ने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती। ऐसे कठिन समय में भी जो लड़ता रहा है जनता उसको सिर माथे पर बैठा देती है। आप हाल के उदाहरण देख लीजिए।
अंकिता भंडारी मामले में कितनी बड़ी और कितनी प्रभावी लड़ाई लड़ी गई। उससे पहले चाहे वो बेरोजगार संघ से जुड़े युवा हों, मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ने वाले युवा हों, बॉबी पवार का स्वाभिमान मोर्चा हो, इन सब ने भी सड़क पर उतरकर और जनता के सवालों पर लड़कर ही अपनी पहचान बनाई। कोई भी राजनीतिक दल या जन संगठन सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर अपनी पहचान नहीं बना पाएगा। उसे जनता के सवालों पर सड़क पर तो उतरना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया सिर्फ एक टूल है, सिर्फ एक औजार है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी के भरोसे नहीं रह सकते। तो अब मसला यह है कि यूकेडी को कैसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। इतना तो समझ लीजिए कि यूकेडी में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसे ओवरहॉलिंग भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि अगर उसे 2022 के चुनाव में 44% वोट पाने वाली बीजेपी और 38% वोट पाने वाली कांग्रेस का मुकाबला करना है, उनका विकल्प बनना है उत्तराखंड में, तो उसे डिफरेंट करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1% वोट पाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल ऐसा कर सकती है? मुझे लगता है कि परंपरागत तौर तरीकों की राजनीति से ऐसा होना बहुत असंभव है। यह असंभव टास्क है। इसके लिए अलग तरह का राजनीतिक हुनर चाहिए। अगर आपको लगता है कि नेशनल पार्टियों के खिलाफ उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर भारी गुस्सा है, तो आप ये बताइए कि उस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए यूकेडी क्या कर रहा है? गुस्सा तो 1996 के लोकसभा चुनाव से पहले तक भी बहुत था, लेकिन तब यूकेडी वालों ने अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता की वजह से नेशनल पार्टियों को चरने के लिए मैदान खुला छोड़ दिया था। वो चर गए और आप टपराते रह गए। दरअसल यूकेडी को नए लोग, नए नारे, नए तेवर, नया अंदाज, नया विचार और विजनरी लीडरशिप चाहिए। कुछ नई समझ के लोग चाहिए जो सड़क पर लड़ाई का एजेंडा सेट करें, धारदार मुद्दे तय करें, जो सरकारों को आईना दिखाएं, जो क्षेत्रीय राजनीति की लाइन लेंथ सेट करें। वैसे पहले तो होना यह चाहिए था कि उत्तराखंड में जो जो जन संगठन या जो जो लोग अपने दम पर छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में असर भी है, जनाधार भी है, उन सबको यूकेडी के अम्ब्रेला के नीचे लाया जाता। लेकिन इसके लिए यूकेडी के जो मौजूदा कर्ता धर्ता हैं, उनको बड़ा जिक्र दिखाना चाहिए, लचीलापन दिखाना होगा, उदारता दिखानी होगी। यह ऐसा साहस का काम है जो कि अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की कुर्बानी मांगता है। यहीं पर नेतृत्व की परीक्षा होती है। वैसे ऐसे इम्तिहान से गुजरना और उसमें कामयाब होना सबके वश की बात नहीं होती, लेकिन सारे जन संगठनों को यूकेडी के अम्ब्रेला के नीचे लाने की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड में क्षेत्रीय पहचान वाले यूकेडी के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। उसके साथ प्लस पॉइंट यह है कि उसके बारे में पब्लिक को ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। उसे एक तगड़ी पॉलिटिकल फोर्स बनाया जा सकता है, बशर्ते लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं आड़े न आ जाए। लेकिन इस दिशा में अगर अभी भी नहीं सोचा गया, अभी से काम नहीं किया गया, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा ताकतवर आदमी उसे अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर होगा ये कि यूकेडी वालों पर किसी की बी टीम होने का ठप्पा लग जाएगा। यूकेडी वालों को बिगर पिक्चर देखनी होगी, वरना राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिन पहाड़ों की वजह से उत्तराखंड नाम का यह अलग राज्य बना था, वही पहाड़ अपनी शर्तों पर अपने राज्य की राजनीति की दिशा तय नहीं कर पा रहे हैं। राज्य की सत्ता पर पहाड़ों का हस्तक्षेप नदारद है, और अगर इस बार भी कुछ अलग नहीं किया गया तो चुनावबाज नेताओं, करप्ट लीडरों, अफसरों और ठेकेदारों की जमात पावर सेंटर पर कब्जा किए रखेगी, भले ही वो पार्टी कोई भी हो। फिर आप चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है कि क्षेत्रीय राजनीति की मजबूती के आकांक्षी लोगों और यूकेडी से हमदर्दी रखने वाले लोगों की ये समझ में ये बात जरूर आएगी। यूकेडी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया कृपया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पर अपना फीडबैक आप जरूर दें। यूकेडी से कहां चूक हो रही है, यूकेडी को कैसे एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत बनाया जा सकता है। अगर इसको लेकर आपके पास कुछ सुझाव हों, कुछ अलग आइडियाज हों, तो कृपया जरूर लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी बात
यूकेडी के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों तक जरूर पहुंचेगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि इसी से मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन तक पहुंच जाएगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के लिंक को अपने मित्रों, अपने परिचितों और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों तक कृपया जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना QR कोड दे रहा हूं, उसे स्कैन कर लीजिए और जो भी अमाउंट आप भेज सकें कृपया भेजिएगा। इससे आप तक बेहतर कंटेंट पहुंचाते रहने में मुझे मदद मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।